बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस खास खबर से, जहां ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए पीएम मोदी ने एक नई पहल की है, जिस पर अमल हर कोई कर रहा है। साथ ही भाजपा का एक एक मंत्री इस पहल पर अमल कर रहा है। बता दें, पीएम ने एक पेड़ मां के नाम की पहल की है, जिसके बाद सीएम योगी ने मुख्यमंत्री आवास पर पेड़ लगाया है। बता दें देशवासियों को, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए पूरे देश में पीएम ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के अभिनव आह्वान किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है और कहा है कि इसी श्रृंखला में मैंने आज मुख्यमंत्री आवास पर पेड़ भी लगाया और इस अभियान के लिए प्रदेशवासियों की ओर से पीएम का हृदय से आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन करता हूं। साथ ही सीएम ने सभी से पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने की अपील की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है, हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। खास तौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक एक सहजन का पेड़ लगाया था और काफी बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं। ऐसे ही अन्य पौधे भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पे अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ मां के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहां लखनऊ में किया है और मैं चाहूंगा कि हर प्रदेशवासी
कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वृक्षारोपण महाअभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा, जब रिकॉर्ड मात्रा में हम इसका वृक्षारोपण के महाअभियान के इस महाव्रत में, महापर्व में हिस्सा लेंगे ही। साथ साथ इनकी देखभाल हो सके समय समय पर, इसके लिए भी जो कार्यक्रम चलेंगे। जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वह उसकी सुरक्षा और उसको आगे बढ़ने की भी पूरे इस अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक बड़ा ही अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। की ओर बता दें कि हाथरस में हो रहे नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल भी थे, जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है, जो बाबा भक्तों को मात्र अपनी चरणों की धूल भर से ठीक कर दे रहे थे, वो इतने लोगों की मौत के बाद भी उनका हाल चाल तक लेने नहीं पहुंचे हैं। तो कहां है बाबा, जिसका जवाब भी बाबा ने अपने वकील एपी सिंह के जरिए एक चिट्ठी के जरिए दिया है। बाबा ने चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए घायलों को भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं नारायण साकार हरि यानी कि भोले बाबा ने अपने वकील के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। लिखित बयान में भोले बाबा ने यह भी बताया कि समागम और सत्संग के बाद अराजक तत्वों ने जिस तरह का काम किया है, उन पर कानूनी एक्शन के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह को आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया है, जिसके बाद एपी सिंह सामने आए हैं और उन्होंने इस मामले पर भोले बाबा का पक्ष लेते हुए जानकारी दी है। हाथरस हादसे पर नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह ने अपने बयान में कहा कि ये घटना एक साजिश है। बता दें, भोले बाबा के वकील एपी सिंह अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं और बाबा कहीं भागे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस बाबा को जब बुलाएगी तब वो प्रस्तुत हो जाएंगे। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। उनका ही मैसेज है, उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात ये है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जो घटना हुई थी, बताइए, वहां पर चरण धूल लेने के लिए नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है। आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखे किसी ने? नहीं देखे, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वहां ना तो वहां डोनेशन है, ना वहां चंदा है, ना वहां रसीद है, ना वहां किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने बीआरएस की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। आश्रम नहीं उनका है, कोई उनका आश्रम नहीं। कोई बनाता है, कोई खड़ा करता है, उन्हीं नहीं उनका कोई। मैं आपके सामने उनका एडवोकेट होने के नाते, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत होने के नाते, आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप सबके सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि का इस देश में, इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। सामने आए हैं, सामने उन्होंने मैसेज दिया है। वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या यहाँ आए, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो जहाँ बताया जाता है भक्तों के पास जाएंगे, भक्त उनके पास जाएंगे और उसके लिए शोक
जो सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा और उसमें आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया जाएगा। हाँ, हम कानून में विश्वास करते हैं, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा किया है, कानून में विश्वास किया है। जहां जब कहीं जिसकी भी जरूरत पड़ती है, हमारे किसी अनुयायी की, हमारे किसी कमेटी की, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भाग लेंगे। सर, सेवादारों को ने तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिली? बिल्कुल नहीं। सेवादार कौन है? मरने वाले कौन हैं? कहीं बाहर का नहीं। कौन है? धक्के किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा? सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना। कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं। वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से। ये तो आपको पता है ना, पैरों को छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की, और लोगों की एक भावना है। अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है, जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहां जाएंगे? सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके। इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई है। निष्पक्ष जांच हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय योगी जी पर और देश के माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हमें अपनी देश की मीडिया पर भी भरोसा है, जिन्होंने इंजर्ड कार दुकानों का हाल ऊपर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सब संभव हो सका। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप भी हमें सहयोग करते रहें और इस तरह से हेल्प करें। बयान तो नहीं दिया इस घटना में? बयान उन्हीं का, उनका ही बयान आया, उनके हस्ताक्षर से बयान आया। आपने देखा होगा, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, उसमें आया है, उसमें स्टेटमेंट है कि शोक संतप्त परिवार के नहीं, जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने होगी। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को SIT को दे देंगे, लेकिन वो खबर की ओर बता दें कि बीजेपी से 4 सवाल और LG पर करारा प्रहार। जी हां, दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर लगातार बढ़ रही है रार। बता दें कि इसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर भाजपाइयों पर बौखलाई हुई नजर आ रही है। बता दें, आप नेता जैस्मिन शाह ने भाजपा पर और कार्य प्रणाली पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि वन विभाग के अधिकारी संग छिपा रहे हैं कुछ। दिल्ली सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, लेकिन वन विभाग का कोई भी अधिकारी जवाब मांगने पर फाइल लेकर जवाब देने नहीं आ रहा है। बता दें, दिल्ली के रिच क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मामला गरमा चुका है। आम आदमी पार्टी इस पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली के, आपको बता दें, उपराज्यपाल VK सक्सेना पर लगातार हमलावर हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि पिछले 9 सालों से आप सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों पर तब झटका लगा जब रिच क्षेत्र के 1100 पेड़ LG के आदेश पर काट दिए गए। अब इसका जवाब कौन देगा? एक तरफ सरकार हमेशा ही पर्यावरण को बचाने का दावा करती है और अभियान चलाती है, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों की ये दुर्दशा है जिससे दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। और न केवल दिल्ली बल्कि पूरा देश ही इस समस्या से परेशान है। देखिए जैस्मिन शाह ने अपने प्रहार में आगे क्या कुछ कहा है इस खास रिपोर्ट में। हम सब जानते हैं प्रदूषण पूरी दिल्ली के लिए, दिल्ली NCR के लिए और पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए कितना अहम मुद्दा है। ये लोगों की जान से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और यही कारण है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में प्रदूषण पर एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ है और ऐसे कदम लिए हैं जो देश भर में किसी भी राज्य ने या किसी भी शहर ने वो कदम नहीं लिए हैं। और यही कारण है कि पिछले 9 साल का अगर हम डेटा देखें, PM 2.5 की मात्रा देखें तो लगभग 30% गिरावट दिल्ली के प्रदूषण में आई है। ये देश के किसी भी राज्य में इतनी भारी मात्रा में प्रदूषण नहीं कम हुआ है जितना दिल्ली में हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि केजरीवाल जी के नेतृत्व में
दिल्ली सरकार ने पहली बार देश में किसी भी राज्य ने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट जो कोल से चलते हैं, सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए। किसी भी राज्य ने यह कड़ा फैसला नहीं लिया। दोस्तों, ये तमाम कामों के बीच में पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही दुखद घटना बाहर निकल के आई है, और वो घटना है कि दिल्ली के बीच में सदर्न रिज में 1100 पेड़ इलीगल तरीके से काटे गए। ये घटना बाहर निकल के आई है। ये बहुत बहुत दुखद घटना है। दिल्ली का जो रिज एरिया है वो दिल्ली के लंग्स उसे कहा जाता है, सबसे सेंसिटिव जोन है। अगर दिल्ली वालों को सांस लेना है तो रिज को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है। और इसलिए रिज में कानून बना हुआ है कि एक भी पेड़ अगर कटा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर ये नहीं काटा जाएगा। लेकिन होता क्या है, फरवरी के महीने में, फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूं, रातों रात केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए जो एलजी साहब के अधीन आती है, रातों रात बिना किसी की परमिशन लिए, बिना दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट विभाग की परमिशन लिए, बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लिए, रातों रात 1100 पेड़ रिज एरिया के छतरपुर के रिज एरिया में काटे जाते हैं। और तभी दिल्ली सरकार के मंत्री, फॉरेस्ट मंत्री गोपाल राय जी ने अहम बैठक भी इस दरमियान बुलाई। फॉरेस्ट अधिकारियों से तमाम इंफॉर्मेशन मांगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। माना डीडीए केंद्र सरकार की एजेंसी है, लेकिन आप लोग ने आवाज क्यों नहीं उठाई इस गैर कानूनी काम जब हो रहा था उसके बीच में। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई, 3 मिनिस्टर्स कमेटी बनाई है दिल्ली सरकार ने, ताकि पता चल सके कि किसके कहने पर और किसके दबाव डालने पर यह काम किया गया। लेकिन इन सब के दरमियान जब सुप्रीम कोर्ट आवाज उठा रही है, हाई कोर्ट में भी रिज एरिया के मैटर का बात चल रही है, दिल्ली भर के लोग, मीडिया के तमाम साथी इस मुद्दे पे सवाल पूछ रहे हैं, तो केवल 2 लोग दिल्ली भर में चुप है इस मुद्दे पे। आपकी सरकार के डीडीए के अंदर, आपकी सरकार के अंदर आने वाली डीडीए जब खुद काटती है और सुप्रीम कोर्ट में रंगे हाथों पकड़ी जाती है, सवाल एलजी साहब पे भी आता है, तो आप चुप क्यों हैं? सवाल नंबर 2, जब यह साफ है, जब प्रमाण है कि डीडीए के अफसर खुद ईमेल में क्लेम कर रहे हैं कि एलजी साहब गए वहां पर उस एरिया में छतरपुर के और वहां उन्होंने वर्बल ऑर्डर्स दिए कि ये पेड़ काटिए, तो साफ है कि एलजी साहब की भूमिका इस क्राइम अगेंस्ट नेचर में बहुत बहुत साफ है। तो सवाल भाजपा से पूछना चाहिए कि क्या आपके दबाव में एलजी साहब ने ये पेड़ कटवाए? एलजी साहब पर किसने प्रेशर डाला? किसके कहने पर एलजी साहब ने ये 1100 पेड़ कटवाए? इसका जवाब दे भाजपा। तीसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट लगातार डीडीए से पूछ रहा है कि साफ कीजिए कि किसने ये ऑर्डर्स दिए हैं पेड़ काटने के, लेकिन डीडीए के अफसर क्या कर रहे हैं? जवाब देने से बच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखने से बच रहे हैं। तो भाजपा इसका भी जवाब दे कि क्या भाजपा के दबाव में डीडीए के अफसर ये सारी चीज को रफा दफा करने के लिए लगे हुए हैं या किसके दबाव में? और चौथा, इस पूरी चीज के पूरे घटनाक्रम के दरमियान जो मैंने कहा कि दिल्ली सरकार भी आगे बढ़कर ये अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की क्या भूमिका रही। क्राइम तो किया डीडीए ने, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों ने सही टाइम रहते हुए अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। और जब मंत्री अपने खुद अधिकारी से पूछते हैं कि सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आपकी हिरासत में है वो लेके आइए और हमें बताइए, एक हम रिपोर्ट बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट को देंगे, तो होता क्या है? दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी चुप हो जाते हैं, सारी फाइलें, सारे फैक्ट्स दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। पिछले 1 हफ्ते से यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, लगातार मीटिंग नोटिस इश्यू हो रहे हैं। एक अधिकारी, ना प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ना डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विभाग के अधिकारी
मैं वापस ये बता दूं दर्शक को, आपके देश के लोगों को और दिल्ली के लोगों को, कि ये सारे अफसर की कमान एलजी साहब के हाथ में है। और अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री के कहने पर अगर अफसर फाइल लेकर नहीं आ रहे हैं, तमाम चीजों को दबा रहे हैं, तो जरूर इनके ऊपर दबाव है। तो भाजपा ये बताए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारियों के ऊपर दबाव क्या भाजपा ने लगा रखा है? क्या भाजपा के कहने पर ये लोग अपने मंत्री को जवाब देने के लायक नहीं रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अगर फाइल लेके आएंगे तो सारी पोल खुल जाएगी कि इसमें भाजपा की क्या भूमिका थी और एलजी साहब की क्या भूमिका थी। तो ये आज 4 सवाल मैंने भाजपा के समक्ष रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है कि कैसे रातों रात रिज के एरिया के अंदर, जैसे मैंने कहा, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा दिल्ली में कि रातों रात किसी सरकारी एजेंसी ने कानून को अपने हाथ में लेके 1100 पेड़ काटे हैं। और अगर अगले 24 घंटों में भाजपा इन 4 सवालों के जवाब नहीं देता तो दिल्ली के लोगों के लिए साफ हो जाएगा कि यह पूरा का पूरा षड्यंत्र भाजपा ने रचा है। भाजपा ही सभी लोगों को दबाव डाल रही है, उनके ऊपर दबाव डाल रही है। यह कह रही है कि आप छुपाइए कि किसकी भूमिका है। तो मैं भाजपा से कहना चाहूंगा 24 घंटे के अंदर आप इन सवालों का जवाब दें, वरना आप दिल्ली और देश के सामने बेनकाब हो जाओगे कि दिल्ली में पेड़ काटने का जो अपराध है वो केवल और केवल भाजपा के कहने पे हुआ। अब तक जो मैंने अभी भी कहा कि इतना प्रेशर कभी भी 9 साल से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब अगर एक पेड़ की छटाई भी हो जाती है विदाउट परमिशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना हल्ला करता है, 50,000 का फाइन लगाता है, जो उसका काम है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फ्रंट फुट पे आके दिल्ली के ट्री कवर को कटने से बचाता है, जिसके कारण, जिसके प्रयासों से मैं उनकी भी वाहवाही करूंगा, क्योंकि जो काम हुए हैं दिल्ली में पिछले 9 सालों में 20% से अगर 23% ग्रीन कवर बढ़ा है, तो हमारे अधिकारियों ने भी अहम काम किया है हमारे निर्देश पर। लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज मंत्री के सामने जवाब देने से अगर बच रहा है, तो इसका मतलब साफ है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है जो अब तक कभी भी इनके ऊपर नहीं डाला गया। हर पॉलिसी पे जो प्रयास लगातार जारी हैं वो चलते रहेंगे। जहां पे कहीं कोई क्वेरी आती है उसको सुलझाया जाता है, मुद्दे कैबिनेट में लाए जाते हैं, मुद्दों को सुलझाया जाता है। लेकिन आज जो मुद्दा है कि 1100 पेड़ रिज के अंदर, जो सबसे सीक्रेट, सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है, उसमें 1100 पेड़ काट दिए और आज तक अकाउंटेबिलिटी सेट करने से भाग रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से चुप है। भाजपा ऐसे मान रही है कि डीडीए उसकी एजेंसी ही नहीं है। भाजपा को तो डीडीए के लोगों को फायर कर देना चाहिए था। अगर एलजी साहब की भूमिका है तो उनके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने एक शब्द नहीं लिया है। ये खुद बताता है कि भाजपा के शायद कहने पे ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए आज भाजपा साफ कर दे। जो 4 सवाल मैंने पूछे हैं, भाजपा अपना पक्ष साफ रखे दिल्ली के लोगों के सामने कि इनका क्या रोल है इस पूरे मुद्दे के अंदर। हम सब जानते हैं